So let's start. ठीक है, खत्म. So before moving forward, I just explain you कि कितने टॉपिक्स हैं, कैसे पेपर का एग्जामिनेशन सेट होता है, and how you will proceed and how we will starting this particular class. So we'll move forward with definition and other things later on. First is we have two papers. Paper 1 have two sections. First, Indian philosophy. Second, Western philosophy. Indian philosophy has certain sections. Orthodox school of thought. Please write it down also. आप जैसे जैसे लिखते रहेंगे इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि हर एक सेक्शन आपको डिक्टेट नहीं कर सकते. ठीक है. ऑर्थोडॉक्स कुछ आपको पता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं? कोई आइडिया? वंडरफुल. सो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स है, दे फर्स्ट इज बिलीव ऑन वेदास. कोई आइडिया कौन कौन से हैं? कोई बात नहीं. न्याय, और वेदांत, okay. Kashyap Patel Science, Shad Darshan. It's right. Their school 6. Fine. Nyay, Vedant, Sankhya. There is an allied system with the Sankhya. That is, सांख्य के साथ एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो बिल्कुल सेम फिलॉसफी को फॉलो करता है, योग. थर्ड, एनीवन एल्स? एक बचा है. चलिए, दैट इज मीमांसा. ओके. आफ्टर दैट अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम. प्लीज ऑनलाइन वाले एक बार अपना लिखते रहिएगा प्लीज. अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम कौन कौन से हैं? जो दे बिलीव इन द वेदास बट दे नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास. प्लीज राइट इट डाउन. चारवाक. ये वर्ड्स लिखते रहिए आप जो मैं सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, बिकॉज दैट यू नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. आप यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट द वेदास आर नॉट देयर, यू कैन डिनाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास. सो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या करते हैं? वेदास को तो मानते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते हैं. चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म. वेंकट. ओके.
सो ये आपको इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ना है. देयर आर अदर्स ऑल्सो. आप महर्षि अरविंदो को भी पढ़ेंगे. वेदांत में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. कोई आइडिया? एनी आइडिया? तो गाइस, आप एक काम जरूर करें. प्लीज गो थ्रू द सेक्शन ऑफ योर सिलेबस. ये सिलेबस जरूर निकाल लें so that you understand what we have to go through the. इसमें शंकर है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, इसके बाद निम्बार्क एंड वन मोर थॉट. सो ये कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना है. आपके पास है ये सब? लिखते चले जाओ. अच्छा, online all the persons are getting my thoughts? Okay, if anyone have any kind of doubt, please text. Okay, online वाले, offline वाले तो पूछ लेंगे. So now we are moving forward in the western. western में आपके पास 11 टॉपिक्स हैं. ठीक है. सो इन 11 टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे बिकॉज यू कैन गो थ्रू डायरेक्टली टू द सिलेबस. हम एक एक करके वी विल गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स. सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्लेटो. बिफोर प्लेटो, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, Socrates. We cannot start without studying the Socrates to the Western philosophy. ये Socrates को हम फर्स्ट थॉट मानते हैं, फर्स्ट सिस्टमैटिक थॉट मानते हैं Socrates को. लिखते बेटा, सिसलिंग मस्ट गो ऑन. ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं. What I am trying to tell you is that कि जो मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा आप लिखते चले, so that you have certain notes. Socrates has got the first systematic thought. Before that, Heraclitus, Parmenides, Xenos, इनके स्पेशल थॉट्स थे. Someone has asked, इंटरवल पे माना है कि किसी ने वाटर को प्योर सब्सटेंस माना है, किसी ने फायर को माना है, किसी ने एयर को माना है, एक्समेंडीज ने एयर को माना है. सो देयर आर सर्टेन थॉट्स जो इंपैक्टफुल तो थे टू स्टार्ट द फिलॉसफी, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं कर पाए वो लोग. ठीक है. सो नाउ वी विल मूव विद द डेफिनेशन. फिलॉसफी कुछ पता है? फिलॉसफी क्या कहते हैं? यस, लव ऑफ नॉलेज. ओके. फिलोसोफिया. लॉस का मतलब होता है लव. सोफिया का मीनिंग होता है नॉलेज. बट क्या नॉलेज परफेक्ट वर्ड है डिफाइन करने के लिए सोफिया को? ये फुल सिलेबस है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉलेज वी यूज विजडम. So the full definition is love for wisdom or love of wisdom. Beta, please. So use word wisdom instead of knowledge.
I think my point is clear to online students. Now, do love for wisdom is same as darshan? No. Online, क्या फर्क है दर्शन में और फिलॉसफी में? मेरा एक और पॉइंट है, क्या फिलॉसफी में लिबरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है। लिबरेशन का कॉन्सेप्ट उसमें भी है। वेस्टर्न थिंकर्स ने भी गॉड, सोल, तो जब गॉड और सोल को माना जाता है तो सब्सटेंस को भी माना जाता है। जब सब्सटेंस को माना जाता है तो सब्सटेंस विल लीड, अगर अल्टीमेट क्या करेंगे हम, अगर हम अच्छे से सब्सटेंस को जान लिया तो वी नो अवर सेल्फ, रियलिटी ऑफ सेल्फ। रियलिटी ऑफ सेल्फ को क्या होता है? रियलिटी ऑफ सेल्फ मीन्स इफ यू नो द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स लिबरेशन। Venkat, right? So आई थिंक ये पार्ट क्लियर है बेटा, क्लियर है? सो दर्शन का मतलब होता है टू सी, देखना, सिर्फ देखना कि प्योरिटी में, असलियत में व्हाट इज द रियलिटी। अब इसके भी कई पार्ट्स हैं, वी हैव सर्टेन पार्ट्स, राइट? व्यूइंग, टू सी, टू व्यू। मैं बताता हूं आपको। टू सी का मतलब है टू सी द होल रियलिटी। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो नॉट फ्रॉम द सेंसेस, टू द इनर सेल्फ ऑल्सो आई मस्ट रियलाइज व्हाट इज यू, उसको देखना कहते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, व्हाट टू सी, हाउ टू सी, which to see. What to see में we have two things. First is empirical word, और transcendental word. क्लियर है? क्या देखना है इस, whether this empirical world we want to see or to the transcendental world, or it can be said as both. How to see, कैसे देखेंगे? Any idea? Online please write your messages so I can understand. कैसे देखते हैं हम लोग? How we see? Eyes to our senses. So eyes is also a sense, है ना? तो through senses, और सेकंड पार्ट कैसा होगा?
फर्स्ट वन इज थ्रू सेंसेस, सेकंड वन इज थ्रू इंट्यूशन, इंटरनल आंख से, उसे इंट्यूशन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मेडिटेशन, इंट्यूशन इज बोथ आर द सेम इन दिस। So which kind of process we see is that किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखते हैं? या तो इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं या लिबरेशन के लिए। या तो इंजॉयमेंट के लिए हम देखेंगे या लिबरेशन के लिए। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं दर्शन के। इन द हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू हम लिख सकते हैं ज्ञान होना। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन क्लियर है? नोट डाउन कर लिया थोड़ा बहुत? ठीक है। ऑनलाइन? यस सर। फाइन। कोई क्वेश्चन हो तो जो प्लीज आस्क। सो फिलॉसफी की एक हिस्ट्री होती है। अगर देयर इज अ टू पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर टेलोलॉजिकल वर्ल्ड है और डार्विन थ्योरी के हिसाब से नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड है। टेलोलॉजिकल वर्ल्ड का मतलब है देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस वर्ल्ड। तो इट मींस कि अगर पर्पस होगा तो समवन हैज मेड अस फॉर सर्टेन पर्पस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि किसी ने हमें बनाया है, इस वर्ल्ड को बनाया है, तो देयर इज अ सर्टेन पर्पस। नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है डार्विन का। इट मींस हाँ नेचुरलिस्टिक। सो नेचर इज द प्राइम फोकस। इट मींस नेचर के अलावा कुछ और रियलिटी नहीं मान रहे हैं वो लोग, डार्विन और बाकी सब लोग। वो कह रहे हैं कि थ्रू इवैल्यूएशन, एवोल्यूशन, थ्रू evolution this world progresses. It means historical point of view से 4.2 बिलियंस, ये वाला टेलीलॉजिकल वाला तो वर्ल्ड किसने बनाया है? वर्ल्ड किसने बनाया है? गॉड ने। गुड। तो जब गॉड ने बनाया तो इसको मतलब नहीं है कोई, तो वो अपना पर्पस अपने आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डार्विन थ्योरी देखेंगे तो हमें यह समझना पड़ेगा फिलॉसफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, फिलॉसफी कैसे आई है।
तो 4.3 बिलियन ईयर्स में अर्थ फॉर्म हुई थी। एम आई राइट? ठीक है, जब अर्थ हुई है तो 370 ईयर्स पहले आई थी लाइफ। अगर इतना टाइम लगा है इसको इवॉल्व होने में कि एक बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर आए, ठीक है, तो पहला लाइफ स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट के हिसाब से माना जाता है अमीबा, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले सिंगल सेलुलर बनेंगे, फिर मल्टी सेलुलर बनेंगे, फिर प्लांट्स बनेंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब प्लांट्स का इवोल्यूशन होगा, ये एल्गी बनेगा, इसके बाद एल्गी आएगा, या डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, टोटल जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है, साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से, इट्स 1 ट्रिलियन स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ। ये साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से है। इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव हम क्या कहते हैं, 84 लाख। हम क्या कहते हैं, 84 लाख योनियां हैं, ठीक है। तो इंडियन ऐसे मानता है, और जो अभी तक फाइंड हुए हैं वो करीब करीब 82 लाख स्पीशीज फाउंड हुए हैं अभी तक। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू गेट दोज स्पीशीज। अभी इतना ही यहां पहुंच पाए हम। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड भी हमारा इतना कम है कि अब हम उस चीज को लेके अगर प्राउड करते हैं या ईगो में रहते हैं तो इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर अस। हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं, होल यूनिवर्स, उसके एक छोटे से पॉइंट में अर्थ है, उसमें 1 ट्रिलियन स्पीशीज है, ठीक है। उन 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से एक स्पीशीज है ह्यूमन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, so if we think that we are the best, we are the supreme and we conquer the world and everything, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा हम कहां पर हैं। तो फिलॉसफी हमें ये भी सिखाती है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो, कुछ आप समझ पा रहे बेटा? सो ह्यूमंस की लिमिटेशंस क्या है? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्टोरिकल से। उसके बाद हमने देखा है कि 370, उसके बाद एक कंजंक्शन पॉइंट आता है। कंजंक्शन पॉइंट वो होता है वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब मान लीजिए लाइफ आ गई, लाइफ के बाद क्या हुआ है, 1.2 CR है, करोड़ है, साल नहीं है, करोड़ ईयर्स है। उसमें क्या है, प्राइमेट्स बने हैं। प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स उन्हें कहा जाता है जो ह्यूमन स्पीशीज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट माने जा सकते हैं। अभी ह्यूमनॉइड्स तो वो तो बाद में आएगा, होमो सैपियंस और वो बाद में आता है। सबसे पहले प्राइमेट्स आए थे। उसके बाद 2 पॉइंट, एक तो बना था प्राइमेट से, होमो सेपियंस, और एक एप्स। एप्स भी हमारे लोगों को जैसी है। आपने पहले बनाया था कुछ, ये कहाँ कुछ
अच्छा ठीक। सो होमोसेपियंस और एप्स, ये 2 पॉइंट ऑफ, पेजेस नहीं है तो मैं दूं? अच्छा है, ठीक है। सो होमोसेपियंस और एप्स, प्राइमेट्स के बाद ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक जस्ट बेसिक हिस्ट्री से आपको समझा रहा हूं कि फिलॉसफी का एवोल्यूशन क्यों हो रहा, कैसे हुआ होगा। तो एप्स हमारे, मान लीजिए मौसा है, मौसी हैं, ताऊ हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर होमोसेपियंस से हम लोग आए, ये भी एक लॉन्ग जर्नी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर हमने क्या सोचा, हम भी उन्हीं स्पीशीज की तरह थे जो जंगल में रहती थी। सो हम भी वही करते थे, शिकार करते थे या हमारा शिकार होता था। सो टू कॉन्सेप्ट्स। सो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वी हैव डिसाइडेड टू मूव कलेक्टिवली। हम एक साथ रहने लगे, घूमने लगे, सिक्योरिटी पर्पज से। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हुआ, हमारे 2 हाथ फ्री हो गए। अगर हमारे पास 2 हाथ फ्री होंगे तो हम देखना शुरू करेंगे। हम बड़े हो गए थोड़े से, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। उससे क्या हुआ, हमारे माइंड का प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। अगर माइंड का प्रोग्रेस होगा तो डेवलपमेंट शुरू होगी। माइंड का प्रोग्रेस शुरू होगा तो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो डेवलपमेंट के बाद जब एम्प्टी बैली से फुल बैली होना शुरू हो जाएगा तो हम डिफरेंट सेक्शन पे सोचेंगे। और डिफरेंट सेक्शन पे सोचने से फिर हमें यह समझ में आएगा व्हाट इज दिस वर्ल्ड, व्हाट इज माई पर्पस, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आना शुरू होंगे। सो ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया। ये क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस हमारा बढ़ रहा है, इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, कॉग्निटिव थिंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अब हमारी मेमोरी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है अभी तक का हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सब क्लियर है? प्लीज मैसेज कर दें। आपका क्लियर है? ओके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन। सो बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द वेस्टर्न फिलॉसफी। ओके ठीक है। सो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी। अभी तक जो लिखना था ठीक है?
अब इसे नोट डाउन करते हुए चलना सब लोग, फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, प्लीज नोट डाउन द थिंग्स नाउ। वेस्टर्न फिलॉसफी में हमारे पास सर्टेन सेक्शंस हैं। कंटेम्परेरी फिलॉसफी, Greek philosophy, second one is modern philosophy, third one is contemporary philosophy. There are the three philosophical systems are there जो 11 टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। फर्स्ट में ग्रीक फिलॉसफी, स्टार्टिंग पॉइंट है प्लेटो। इसमें हम जो पढ़ेंगे, जो व्हाट इज इन आवर सिलेबस, दैट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो को हम कहते हैं एंड बिफोर दैट वी विल स्टडी तो प्लेटो के जो गुरु थे, टीचर, Socrates. To understand the whole Western philosophy, we need to understand first systematic thinker, that is Socrates, who is also the master or teacher of Aristotle, and master and teacher of Plato. Plato is the master and teacher of Aristotle. So ये गुरु शिष्य परंपरा है, what we call in Indian subcontinent subsystems. ठीक है। मॉडर्न फिलॉसफी में इसके बीच में एक डार्क एज आती है जिसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। थिंकर्स तो आए हैं लेकिन वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं 15 to 18 सेंचुरी में। इसे डार्क एज कहते हैं। आफ्टर दैट मॉडर्न फिलॉसफी में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, उसके बाद हीगल तक ये सारा प्रोसेस चला है, उसको कहते हैं मॉडर्न फिलॉसफी। इसमें बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं। और कंटेम्परेरी फिलॉसफी आप अगर टॉपिक देखेंगे बेटा 6 to 11 देखिए, मूर, रसल, अर्ली विटगेनस्टाइन, लेटर विटगेनस्टाइन, बटन रसल, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जैसे लॉजिकल एटॉमिज्म है, रसल का है। सो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स हुज आर देयर। तो मूर टू स्टॉर्शन यहां पर चलेगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं 6 to 11। ये हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है वेस्टर्न फिलॉसफी का। लिख लिया बेटा आपने? जो वर्ड समझ में ना एक बार पूछ लेना। डेकार्ट टू हीगल, कंटेम्परेरी फिलॉसफी। हो गया? फर्स्ट है ग्रीक फिलॉसफी, सेकंड है मॉडर्न फिलॉसफी, थर्ड इज कंटेम्परेरी फिलॉसफी। सोक्रेटिस का है 470 to 399। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सोक्रेटिस, कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कभी कभार दैट वी हैव Indian philosophy which have very good systematic thinkers, but it is not like that.
In the Greek philosophy or Yunan philosophy, there are certain systematic thinkers which have developed the concepts and provided to their students on the contemporary side. Till now, we have various wonderful philosophers in the Western side also. सो ये कहना कि सिर्फ इंडियन फिलोसफर्स ही बेटर है, ऐसा नहीं है. हमें दोनों फिलोसफर्स को देखना पड़ेगा. देन वी हैव टू डिसाइड कि हम किस साइड ज्यादा मानते हैं. दैट्स अ इंडिविजुअल चॉइस. इट्स नॉट कि वेस्टर्न सही है या इंडियन सही है. सो इट्स अ वेस्टर्न फिलोसफर जिसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. हर्बर्ट स्पेंसर है, दैट इज अ ब्रिटिश फिलोसफर, नेचुरलिस्टिक फिलोसफर है. ही सेड, राइट इट डाउन. आप लोग भी लिखते रहिएगा दोस्तों. Save for the wild force of nature, save SAVE for the wild force of nature, save for the wild force of nature, nothing moves in this world, nothing moves in this world which is not Greek in its origin, which is not Greek in its origin. It means that nothing new will come out from anywhere whose basic seeds are not in the Greek philosophy. तो एक हर्बर्ट स्पेंसर हैं, बड़े फिलोसफर रहे हैं कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में. हम नहीं पढ़ेंगे उनको, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट ऑफ दिया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ग्रीक फिलोसफी से जिसका ओरिजिन नहीं मिलता है. प्लेटो हैव रिटन सर्टेन एन नंबर ऑफ बुक्स. एरिस्टोटल ने तो 30-40 किताबें लिखी हैं. नहीं, हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं आपको समझा रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन. उसी से आपके सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं और वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. जस्ट कंसंट्रेट ऑन द दिस पर्टिकुलर क्लास ओनली. और जो बाकी चीजें होंगी वो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा. अगर मुझे लगेगा कि किसी चैप्टर के नोट्स देने हैं, जैसे मैं जो सिलेबस देख रहा था आपका, तो पेपर 2 में काफी नोट्स हैं जो मैं आपको सेंड करूंगा. फिलोसफी ऑफ रिलीजन में और सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में मैं आपको डिक्टेट करूंगा. फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो लास्ट में है आपका पेपर 2 में, उसके नोट्स हैं. सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू देम एंड विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स. फॉर द first paper we do not have much more notes because we have to understand the concept. So concept will let you understand the question and you will able to answer that. ठीक है. तो सोक्रेटिस को हम कहते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिख लिया सारा? मैसेज कर दो यार दोस्तों. So Socrates is also considered as the father of Western philosophy. ठीक है. He is also known as first systematic thinker of the Western philosophy. The Socrates life is only used for sake of knowledge. लिखते रहो ये. प्लीज राइट इट डाउन. जो मैं आपको इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं वो कभी कभी लिखते रहिए आप. This thing, the life of Socrates is only used for sake of knowledge. So famous quotation from which we understand the concept of Socrates is, वो स्टेटमेंट मैं आपको लिख रहा हूं. The knowledge is virtue. वर्च्यू क्या होता है? गुण होता है. वो तो लिख दिया मैंने.
सो इन हिंदी इट इज सेड एज ज्ञान ही सद्गुण है। तो नॉलेज इज वर्च्यू, ये फेमस स्टेटमेंट है सोक्रेटिस की। इसी के बेसिस पे सोक्रेटिस अपनी पूरी फिलॉसफी मेटाफिजिकल और थ्योरी ऑफ नॉलेज दोनों को कंसीडर करा। अच्छा हाँ, मैंने दो चीजें आपको नहीं बताई। लेट्स अंडरस्टैंड दोस टू थिंग्स। Metaphysics and epistemology. Sorry? No. Metaphysics is knowledge of reality. है ना? So metaphysics is known as knowledge of reality. Knowledge of reality means how many realities are there? 1, 2, 3. God, soul, individual self, all those considered in metaphysical point of view. नॉलेज ऑफ रियलिटी का मतलब है कितनी रियलिटीज हो सकती हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, एन है, कितने नंबर ऑफ है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम किसमें स्टडी करते हैं? मेटाफिजिक्स में। सोल क्या है, गॉड क्या है, सोल्स की परिभाषा क्या है, गॉड की परिभाषा क्या है, all those will considered in metaphysics. Second thing is epistemology, theory of knowledge. इसमें यह समझ में आता है कि नॉलेज, हाउ वी गेन नॉलेज, नॉलेज कैसे हम गेन करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका इसमें रहता है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ वैलिड नॉलेज। सोर्स क्या है वैलिड नॉलेज का, कैसे हमें पता चल रहा है, थ्रू परसेप्शन पता चल रहा है, थ्रू इन्फ्लुएंस पता, टेस्टिमनी पता चल रहा है, थ्रू साइंटिफिक स्टडी पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज क्या है, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है। तो जितने भी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो एपिस्टेमोलॉजी में आएंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जो इंडियन कॉन्सेप्ट में बहुत रिलेटेबल रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोएबल। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? नोअर मीन्स आई, नोएबल मीन्स ऑब्जेक्ट। तो थ्रू इन्फ्लुएंस पता कर रहे हैं, थ्रू परसेप्शन पता कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस माने कहीं से किसी चीज को देखा, उससे समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन। अगर स्मोक ऑन द माउंटेन होगा तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें यह समझ में आता है वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। ये इसे कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। ये हम इन्फ्लुएंस को प्रूफ करने का तरीका होता है। चारवाक इसको रिजेक्ट करता है, लेकिन चारवाक व्याप्ति को रिजेक्ट करता है। चारवाक इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है, दैट इज व्याप्ति।
द कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो देयरफॉर यहां पर देयर इज फायर ऑन द माउंटेन. ऑनलाइन समझ में आ रहा है दोस्तों? सो इस पॉइंट देयर इज फायर ऑन द. तो ये इन्फ्रेंस का एक एग्जांपल है. हाँ, इन्फर कैसे करते हैं किसी चीज को? इन्फर करने के लिए कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस होता है. कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन. अगर स्मोक है तो वहां पर ज्यादातर फायर होगी, जहां पर स्मोक है वहां पर फायर होगी. जब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है देन वी कंक्लूड कि अगर देयर इज अ स्मोक ऑन द माउंटेन इट मींस देयर इज फायर ऑन द माउंटेन. ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस के बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. दैट इज एग्जांपल ऑफ परसेप्शन. So now moving forward, सोक्रेटिस से पहले हम एक और प्रोसेस को समझ लेते हैं. Now we are in the Western philosophy only. ठीक है. तो वेस्टर्न फिलोसफी में टू टाइप्स ऑफ थिंकर रहे हैं. फर्स्ट वन इज रैशनलिस्ट, सेकंड वन इज इम्प्रेसिस्ट. हाँ, ये सब लिखना है. जो मैं बोलते जा रहा हूं आप लिखते जाओ. सिजलिंग मस्ट गो ऑन. आप लिखते चले जाइए. आपके पास नोट्स होंगे. जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे देन यू गॉट टू नो कि किसके बाद में क्या क्या आ रहा है. तब सिस्टमैटिक स्टडी आप कर पाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कैसे पढ़ा जाता है. जो आप रिवाइज करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. आप एक ही बार में पढ़ के उसे रियलाइज कर लेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अगर क्लास को ध्यान से समझेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट इट डाउन. जो मैं बोल रहा हूं कोशिश करिए उसको लिखते चले जाइए. रैशनलिस्ट और इम्प्रेसिस्ट. RATIONALISM. रैशनलिज्म, इम्प्रेसिज्म. Here आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है. प्लीज अगर ऑनलाइन वालों को समझ में आया प्लीज मैसेज करिए. मैं कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा हूं आपका. ऑफलाइन वाले मेरे से पूछ रहे हैं. तो रेस्टलेस या रैशनलिज्म वो क्या मानता है? रीजन इज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज या नॉलेज. ठीक है. और वी कैन से रीजन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. इम्प्रेसिस्ट या इम्प्रेसिज्म क्या मांगता है? एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. Reason is the only source of valid knowledge, rationalism. Experience is the only source of valid knowledge, empiricism. So, इसके कुछ फिलोसफर्स हुए हैं. हाँ, तीन फिलोसफर्स हैं. तीन नहीं है, ज्यादा है. नहीं, आप ज्यादा पढ़ोगे उसे. जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल दे दो. तीन आप बात कर रहे हैं, वो है डिकार्ड, स्पिनोजा और लेबनिज. ठीक है. तो मैं बता देता हूं. और इम्प्रेसिज्म के हैं लॉक, बर्कले और ह्यूम. अब ये बताइए सोक्रेटिस रीजन को नहीं मानता था. सोक्रेटिस भी तो फिर इसी पे आया ना. एरिस्टोटल फिर इस पे आया.
क्योंकि वो एक्सपीरियंस को मानता था, है ना। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए व्हेन वी गॉट टू स्टडी कि जो सिलेबस है वो तो है, लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सिलेबस को घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्टेन फिलॉसफी को इंक्लूड करके, वेदर इट इज फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव और इन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या इंडियन फिलॉसफी के टू मेजर फिलॉसफीज को मर्ज करके सर्टेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वेस्टर्न फिलॉसफी को मर्ज करके सर्टेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कह दे कि सोक्रेटिस और डेकार्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तो दोनों रैशनलिस्ट फिलोसफर्स है ना, तो आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। फिर आप समझ रहे हैं? ऑनलाइन अब हम बात कर लेते हैं इसी पे, ये रीजन, एक्सपीरियंस, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, या रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादातर ये जो लोग होते हैं ये होते हैं मैथमेटिशियन, जो भी इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करेगा वो मैथमेटिशियन ही होगा, क्योंकि लिखते चले जाओ बेटा, ये तुम्हें आसान रहेगा, कोई भी चीज छोड़ दोगे वो बाद में आप सोचोगे तो आपको याद नहीं आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, इफ एनीथिंग यू मिस्ड, आप उसको रिकलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या चाहता है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 का मतलब क्या है, फिक्स कंक्लूजन हुआ। तो जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो चाहेंगे रीजन, रीजन में फिक्स कंक्लूजन्स आते हैं। तो रैशनलिस्ट फिलोसफर्स फिक्स कंक्लूजन्स को मानेंगे, अनडाउट, सर्टेन, यूनिवर्सल, अनडाउटेबल, सर्टेन नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज। So all the information which is fixed is there in rationalism, स्पेशली जब हम इन तीनों की बात करते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज की। ठीक है, नो न्यूनेस कैन बी एडेड। लिखो लिखो इसको जल्दी। एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4। सेकेंड है एम्पिरिसिज्म, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट द इंपैक्ट ऑफ साइंटिस्ट या साइंटिफिक नॉलेज इज देयर। So scientific knowledge can be changed in future. जैसे पहले हम लाइट को क्या मानते थे, एक स्ट्रक्चर मानते थे, फिर ड्यूल नेचर आया। ठीक है, ऐसे ही जब ऊपर से रोशनी आती थी आकाश की तो मानते थे रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को नहीं मानते थे तब। फिर रमन इफेक्ट आया, तब हम कैसे मानते थे कि जो लाइट जितना ज्यादा स्कैटर करेगी उसकी वेवलेंथ के हिसाब से, इसलिए क्या होता था कि समुद्र नीला दिखता है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नॉलेज होगी दैट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी इन फ्यूचर, सो द न्यूनेस कैन बी सीन। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, एक्सपीरियंस कैसा होता है। एक्सपीरियंस इज कंसीडर्ड बाय सेंस ऑर्गन। थ्रू सेंसेस, आंख से मैं देखता हूं, हाथ से मैं टच करता हूं, नाक से मैं सूंघता हूं। सो ये सेंस एक्सपीरियंस किससे होता है, ऑलवेज सेंस एक्सपीरियंस से होता है। तो ये एक्सपीरियंस को मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट विल लीड टू स्केप्टिसिज्म, हेलुसिनेशंस भी होते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, अभी मैं सोक्रेटिस पढ़ाऊंगा तो आपको मैं उसमें एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैंने एक हाथ सेम टाइम पीरियड पे गर्म पानी में डाला एंड इन द सेम टाइम पीरियड मैंने सेकंड हाथ एक ठंडे पानी में डाला। सो क्या आपको यह समझ में आएगा कि कौन सा
रियल, और उसके बाद इस हाथ को निकाल के एक नॉर्मल पानी में डाला, इसको भी नॉर्मल पानी में डाला, तो विच सेंस ऑर्गन यू से कि ये सही बता रहा है या ये सही बता रहा है कि पानी क्या है? ये कहेगा कि पानी गर्म से निकाला, ठंडा क्या रहा है, मजा आ रहा है यार, ठंडा पानी है। ये कहेगा यार ये ठंडा नहीं है, गर्म ही है, क्योंकि ठंडे से आ रहा है। गर्म ठंडे का समझ में आ रहा है? तो सेंस ऑर्गन भी जो आपको परसेप्शन देगा वो फेल हो सकता है। तो धीरे धीरे इट विल लीड टू स्केप्टिसिज्म, जो ह्यूम और बाकी आगे के फिलोसफर्स बात करते हैं। लेकिन यहां से एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई हम लोगों को, इनका कल्मिनेशन हो रहा है कांट की फिलॉसफी में। आप कांट पढ़ेंगे एक, तो कांट की फिलॉसफी में इसका कल्मिनेशन हो रहा है। ये दोनों को ऐड कर देता है, रियल और यूनिवर्सल को, बोथ को ले लेता है। ठीक है, तो कांट में हम पढ़ेंगे रियलिज्म भी मानता है और इम्प्रेसिज्म भी मानता है। इसको कल्मिनेट करके कांटियन फिलॉसफी बनती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू? एप्रोरी सिंथेटिक जजमेंट बताएंगे बेटा, कांट तो आने दो, अभी तो बहुत लंबा है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो कांट समझ में नहीं आएगा। वो 2 + 2 4 भी मानता है और 7 + 5 12 भी मानता है। तो 7 + 5 इसमें न्यूनस भी ऐड हो गई। 6 + 6 तो 12 भी होता है, 7 + 5 भी 12 होता है। तो मतलब इस तरीके से उसने एग्जाम्पल देके समझाया। सो डैट्स इट, बात की बात है। तो यहां तक क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक चीज और पूछना चाहता था मैं कि डायरेक्ट पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊं या ये बायलिंगुअल ठीक है आप लोगों के लिए? बायलिंगुअल ऑनलाइन आपने पढ़ रखा है? From the next class onwards, कल हम हाँ, मेरे से यही बोला कि इंडियन फिलॉसफी इज कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द वेस्टर्न फिलॉसफी। हाँ, okay, so I am starting with the Western philosophy. If someone asks me, I will start with the Indian philosophy later on. Okay, Venkat? ठीक है, बायलिंगुअल ओके ओके ठीक है। तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई थॉट कि ये सारी चीजें पता थी, दैट्स वाई मैंने इस चीज को हटा दिया था। अब इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा सा एक्सपेक्ट चेंज है। उसमें क्या मानते हैं? प्रमाण, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज कहा जाता है इसको। ठीक है, प्रमाण। तो प्रमाण इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से 6 तरीके होते हैं, 6 टाइप्स। परसेप्शन, लिखते चले जाओ बेटा सब लोग। इन्फ्रेंस, परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष। इन्फ्रेंस मीन्स अनुमान। इन इंडियन में अनुमाना लिखने के लिए होता है। अनुमान इज द रियल वर्ड। मान लीजिए आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है कि प्रमाण कितने टाइप के हैं, सो अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट में बोलेंगे देन यू से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षा नहीं बोलेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इंडियन कॉन्सेप्ट, और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल।
परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण, इसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन को हम कहते हैं फिफ्थ है अर्थापत्ति, सिक्स्थ है अनुपलब्धि। अर्थापत्ति को कहा जाता है इंप्लीकेशन और अनुपलब्धि को कहा जाता है नॉन एप्रीहेंशन। इंप्लीकेशन, नॉन एप्रीहेंशन। अर्थापत्ति का मतलब कंपैरिजन तक तो समझ में आता है। अर्थापत्ति का मतलब होता है ए मीनिंग दैट इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड बट कैन बी इन्फर्ड। लिख लीजिए इसको। इंप्लीकेशन मीन्स ए मीनिंग दैट इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड बट कैन बी इन्फर्ड। स्टेटेड, STATED, but can be inferred. It means Devdutt is fat, but Devdutt is fat, but he did not eat at day. स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन। क्या इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? देवदत्त मोटा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। क्या ऊपर के चारों प्रमाण इस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं ऑनलाइन? अनुमान मीन्स इन्फरेंस, किसी चीज को इन्फर करना। अच्छा, इसका आंसर दीजिए। देवदत्त फैट, मोटा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता। क्या 4 प्रमाणास जो एवब हमने पढ़े हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन, उससे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, देवदत्त फैट है, वो दिन में नहीं खाता है, तो इसका, लेकिन वो मोटा है और खा नहीं रहा है दिन में, तो कब खाता होगा? कब खाता होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। कोई इंसान मोटा है और दिन में नहीं खाता है लेकिन मोटा हो रहा है, दिन में नहीं खाता है वो। ये तो हमने परसेप्शन से समझ लिया कि हम देखते हैं वो दिन में नहीं खा रहा है। नाइट खाता होगा। सॉरी, नाइट खाता होगा। हाँ, नाइट में खाता है। तो ये हम कैसे समझ में आया हमें? ये हमें अर्थापत्ति से समझ में आ रहा है, इसलिए 5th प्रमाणास को यूज करा गया और इसीलिए 5th प्रमाण को इंट्रोड्यूस करा गया इस टाइप के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। इसको इंप्लीकेशन कहते हैं कि ये अनुमान से सॉल्व नहीं होता है, या अनुमान वहां तक जा रहा है कि वो दिन में नहीं खाता है, तो यहीं तक जा रहा है कि मोटा तो है और दिन में नहीं खाता है, तो इन दोनों को हम रिलेटेबल कर रहे हैं अनुमान से। लेकिन इंप्लीकेशन जा रहा है कि उसका और एक्सपेक्ट क्या हो सकता है, तो इसका मतलब वो रात में खाता होगा तभी मोटा हो रहा है। Am I right?
ऑनलाइन? कश्यप पटेल? ऑनलाइन कश्यप? ठीक है, तो ये, और इसके बाद है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन अप्रीहेंशन। इट मींस ये एक पॉट है, $1350 पे यहां पर है, $1352 पे यहां से गायब है। तो क्या ऊपर के पांचों प्रमाण से इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? परसेप्शन से हमें दिख नहीं रहा, इन्फ्लुएंस हम कर नहीं पा रहे कि पॉट था नहीं है, कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों बहुत अलग चीजें हैं, एक खाली है एक भरा हुआ है। वर्बल टेस्टिमनी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इंप्लीकेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का होना जरूरी है। लास्ट वन इज अनुपलब्धि, मींस है कि हमें वहां पर वो चीज मिल ही नहीं रही है, ना होना अनुपलब्धि। वो इन हिंदी टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ सजेस्टेड अनुपलब्धि, मतलब ना मिलना, उसका उपलब्धि नहीं हो रही है उसकी। एयर वैक्यूम का इसमें नहीं दे सकते, वैक्यूम का कैसे? पहले आप देखे तो एयर को, पहले एयर को, वैक्यूम कहां है? अर्थ में वैक्यूम तो ढूंढना मुश्किल है, स्पेस में वैक्यूम है, स्पेस लिया जा सकता है, लेकिन जो आसान एग्जांपल है वो ये है। फिर वो हम साइंस में चले जाएंगे, स्पेस का क्या मीनिंग है, एयर पार्टिकल्स का क्या मीनिंग है, क्या एयर पार्टिकल्स स्पेस में ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हाँ, ये भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एयर है तो वैक्यूम नहीं है, और वैक्यूम है तो एयर नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जांपल देंगे, मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछा आपको अनुपलब्धि प्रमाण का कोई एग्जांपल देना, तो ये सिंपल एग्जांपल है जो वहां पर टीचर को समझ में आएगा। हमें मार्क्स चाहिए, तो हम जितना सिंप्लीफाइड करेंगे अपने पेपर को उतना अच्छा है हमारे लिए, because the teacher who is checking our paper do not give a damn shit about us. If we got the clear knowledge, तो मार्क्स, क्लियर नॉलेज नहीं होगी तो मार्क्स नहीं होगा। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू हमने कहां तक का देखा? इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जो प्रमाण है, दर्शन है, फिलॉसफी है, उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिलेबस उठा लेते हैं दोबारा। सोक्रेटिस पे जाएंगे हम। सोक्रेटिस से पहले देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट नीड टू बी, यू नीड टू राइट डाउन। Important terms. First one is substance. Please write it down. The most important feature for being substance, the most important feature for being substance is independent existence.
So substance can be God, soul, any other thing which has independent existence. It can be matter. No, many डेफिनेशन बहुत समझने की जरूरत होती है. डेफिनेशन क्या कह रही है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है लिविंग नॉन लिविंग से कोई लेना देना नहीं है उसको. सब्सटेंस का मतलब है कि मेरे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है आई एम नॉट, लिख लो इसको भी. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मींस इट इज नॉट डिपेंडेबल on anyone for his existence. Independent existence means that it is not dependent for its existence on anyone else. इसके बाद एक टर्म आता है रियलिटी. रियलिटी को हम जनरली यूज करते हैं एग्जिस्टेंस के संबंध में. ठीक है. इट इज जनरली यूज्ड और एक्सेप्टेड एज एग्जिस्टेंस. Empirical reality or transcendental reality. There are two types of reality. Empirical reality क्या होती है? इसको नोट डाउन कर लो, आसान रहेगा आप सबके लिए. Having existence in space and time. यहां पर लिखना है. Having existence in particular space and particular time. स्पेस टाइम अलग है. सेकंड लाइन में लिखिए पर्टिकुलर स्पेस एंड पर्टिकुलर टाइम. थर्ड लिखना है फाइनाइट एंड इम्परफेक्ट. एग्जाम्पल लिख लो. पेन, चेयर, एक्सेट्रा. फाइनाइट एंड इनपरफेक्ट. और फोर्थ लिख लो नॉन इटर्नल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, राइटिंग डाउन. फाइन. ये 4 पॉइंट है. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्पेस एंड टाइम में. सेकंड वाज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम. थर्ड फाइनाइट एंड इनपरफेक्ट. फोर्थ नॉन इटर्नल. एग्जांपल है व्हाइट बोर्ड, चेयर, एक्सेट्रा. सर एक बार पॉइंट 1 और 2 एक्सप्लेन करना सर प्लीज. लाइक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? किसमें? अच्छा, पर्टिकुलर फर्स्ट एंड सेकंड में. हाँ सर. ओके, हाँ सर. ठीक है. मान लीजिए एक तो ये स्पेस एंड टाइम में प्रेजेंट है. फर्स्ट वाला क्लियर है? स्पेस एंड टाइम वाला. यस सर. सेकंड वाला है पर्टिकुलर स्पेस का मतलब है, मान लीजिए मैंने अनुपलब्धि वाला बताया था.
जहां पर एक टाइम पीरियड पे पॉट अवेलेबल था, सेकंड में वो अवेलेबल नहीं था। Am I audible? वेंकट, पर्टिकुलर का मतलब है एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में उस पॉट का प्रेजेंट होना, उसके बाद उस पॉट को खत्म हो जाना। खत्म होने का मतलब इम्परफेक्ट है, वो नॉन इटर्नल है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक कुल्हड़ में चाय पी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के लिए वो था, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या हुआ, पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में वो प्रेजेंट था, उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है ना, वो टाइम, वो उस तरीके से पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेस एंड टाइम में, एक तो स्पेस एंड टाइम में प्रेजेंट हुआ फर्स्ट में, उसके बाद वो पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में ही प्रेजेंट रहा। जैसे मैं हूं, मैं मान लीजिए 50 साल जीता हूं या 80 साल जीता हूं, तो एक पहले तो मैं प्रेजेंट हो गया स्पेस एंड टाइम में, उसके बाद सर्टेन इंटरवल के लिए ही प्रेजेंट रहा मैं, उसके बाद मैं चला गया, मतलब मर गया, सिंपल। ठीक है वेंकट? यस सर, गॉट इट। हाँ ठीक है, सो हम बैक कर जाते हैं। हाँ, अब ट्रांसडेंटल एंटिटी के लिए लिख लीजिए। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इसके बाद प्लेटो, उसके बाद डेकार्ट, लेबनिज, वो हर चीज में सब्सटेंस को मानते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड सब्सटेंस क्या होता है और इंपिरिकल रियलिटी क्या है एंड ट्रांसडेंटल रियलिटी क्या है। दे यूज द, आई यूज द टर्म empirical reality, transcendental reality quite frequently, so मैं बार बार एक्सप्लेन ना करूं, so you can write down और उसी को पढ़ते रहिए, so that by the time this lectures over होने के तक आपको ये सारी definitions अपने आप याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ट्रांसडेंटल रियलिटी में गॉड, सोल, इस बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, किसको, इसको इसीलिए इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है। इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब होता है हमें समझ में आ गया कि है। समझ में आने का मतलब है अंदर से दिख चुका है। मान लो मैं अपने आप को तो देख नहीं सकता ना, मैं अपने आप को महसूस ही करता हूं हमेशा, ये ट्रांसडेंटल होता है। आप ट्रांसडेंटल, कोई भी जितने भी बड़े आप लोगों से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि गॉड को मैं छू सकता हूं कि नहीं। गॉड के भी दो क्राइटेरिया है, एक तो है विथ बॉडी, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, विथ बॉडी प्रेजेंट थे ना। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, विथ बॉडी थे, उनको भगवान का ही तो दर्जा दिया जाता है। एक, हाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक विथ बॉडी होते हैं, एक विदाउट बॉडी। इसको सिर्फ आप इंट्यूटिव नॉलेज से समझ सकते हैं। किसी को टच करना इज वेरी डिफरेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं बनाया कि आप टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टेंजिबल का मतलब होता है आप क्या समझते हो इससे पहले आप बताओ। ठीक है, टेंजिबल का मतलब होता है जो आपके मतलब आपकी पहुंच तक हो। मतलब पहुंच का मतलब होता है आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉन टेंजिबल का मतलब है वो आपके नई चीज हमारे सामने आएगी, उसके हमारे माइंड में मतलब पूरा स्ट्रक्चर था ना कुछ, तो वो हमारे लिए नॉन टेंजिबल होगी, नॉन टेंजिबल। जो भी चीज आप टच कर सकते हैं, देख सकते हो, टेंजिबल हो गया। हाँ वो तो हो गया। आपने बोला कि जहां तक उसकी पहुंच है, मतलब वो मेरी पहुंच में पहले था ही नहीं, एकदम
वो उसको हम, जो इसको होता है वो हम रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता। नॉन टेंजिबल आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो सिर्फ रीजन से आप डिफाइन कर सकते हैं। टेंजिबल आपके एक्सपीरियंस में होगा, उसके लिए एक्सपीरियंस अगर है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपने देखा ये सूरज है, सूरज का आपको समझ में आया, ठीक है। तो सन को आप एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं क्योंकि उसकी लाइट पड़ रही है आपको। हाँ, ये पेन भी आपके पास है, एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं, बुक्स भी है। जितनी सारी चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस से जान सकते हैं वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जो नहीं जान सकते, और लाइक दैट गॉड हो गया, सोल हो गए, उनको अनटेंजिबल भी मान लिया जाता है। ऑनलाइन एनी डाउट? इसमें ट्रांसडेंटल रियलिटीज आर एक्सेप्टेड, लिख लीजिए, ट्रांसडेंटल एंटिटी। सोल, गॉड एंड सोल आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये लिखवाया था। इनफाइनाइट होते हैं ये लोग। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए जो आपको एग्जाम्स में बहुत यूज होगा, नॉट ओनली इन फिलोसफी बट अदर एग्जाम्स। मेरे को कोई बताएगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है ऑनलाइन? सब्जेक्टिव मतलब यू लुक एट इट वेरी लॉजिकली, पर्टिकुलर पॉइंट्स देखेंगे आप। ऑब्जेक्टिवली मतलब ऑन अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू और टू अप्रोच इट इन अ होलिस्टिक व्यू। ठीक है, एक तरीके से ठीक है, थोड़ा से और गहरे से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, 1 2 3 4 मिला आपको, एक आंसर या दो आंसर करेक्ट है, बाकी दो गलत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भी समझिए तो से। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक सर्टेन इंटरवल और एक सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो करेक्ट होता है। जैसे मेरा नाम धनंजय है तो मेरा नाम धनंजय ही है, यही करेक्ट है, इसमें और कोई डेफिनेशन नहीं लगा सकते आप। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज करेक्ट होगी, डिफरेंट चीज से डिफरेंट चीजें नहीं आएंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव में इट मींस, इसको लिख लीजिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ और डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल कंडीशंस। Objectivity leads to uniformity. थर्ड लिख लीजिए, which has existence outside and independent from our mind. Existence outside and independent from our mind. इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिवली रियल। मान लीजिए मेरा नाम धनंजय है, मैंने पीएचडी करी, तो ये मेरी रियलिटी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज ऑब्जेक्टिव। एक पर्टिकुलर चीज की रियलिटी क्या है वो ऑब्जेक्टिव है। अब मान लीजिए सब्जेक्टिव समझते हैं, पहले सब्जेक्टिव समझोगे तब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है, जो सब्जेक्टिव होता है वो मेरे ही माइंड में होगा,
ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने सोचा कि आकाश में फूल खिला है, तो मैं सोच सकता हूं ना, ये सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि आकाश में फूल हो। ये मैंने सोचा है ना, मेरे लिए है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। ये मेरी सोच पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सोचा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सच हो। तो ऑब्जेक्टिव डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिविटी ही डाइवर्सिटी लाती है। सब्जेक्टिविटी लीड्स टू डाइवर्सिटी। जो भी आपको डिसीजन लेने होंगे, जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर बनते हैं, तो डिसीजन लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव ग्राउंड पे, और इम्प्लीकेशन जब उसका करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। तब आपका रीजन, माइंड, इंटेलेक्ट सब लगा के कि इस प्रोसेस को, अगर मान लीजिए मेरे को 50 फार्मर्स के लिए इरिगेशन का सिस्टम लाना है, तो पहले मेरे दिमाग में ये होगा ना कि 50 के लिए लाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव डिसीजन है। 50 कंफर्म है। सब्जेक्टिव ये है कि कितना पानी किसे देना है, ये सब्जेक्टिव डिसीजन है। मान लीजिए किसी के पास 50 एकड़ की जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ की जमीन है, तो ये सब्जेक्टिव है कि किसको कितना पानी अब मिलना चाहिए। उसको 10 हेक्टेयर के लिए पानी मिलना चाहिए, उसको 4 हेक्टेयर के लिए मिलना चाहिए, उसे 2 हेक्टेयर के लिए, क्योंकि उसके पास उतनी जमीन है। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोगों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया कि हाँ जी हाँ 100 क्यूसिक लीटर पानी है, दो दे दो सबको। ये नहीं करना है। तो डिसीजन सब्जेक्टिव बेसिस पे लेने हैं, इंप्लीमेंट उसे ऑब्जेक्टिव, डिसीजन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे लेने हैं, और उसे इंप्लीमेंट करना है सब्जेक्टिव बेसिस पे, रियलिटी को समझ के ग्राउंड पे जाके। हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, पूछो। नहीं है, ठीक है। सोक्रेटिस पे आ गए थे ना हम लोग। सोक्रेटिस में हमने क्या लिख लिया है? हाँ, फादर ऑफ वेस्ट। ऑनलाइन वेंकट नो सर, किस लिए? पता नहीं चला, आप कुछ क्वेश्चन पूछा था उसका नो आंसर नो था, तो वो बोल। मतलब यू हैव क्लियर्ड ना समथिंग? यस सर। ओके, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, ओके। सो वी मूव टू द सोक्रेटिस अगेन। सो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी का आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सोक्रेटिस। ये लिख लीजिए कब से कब तक के आए थे, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। फेमस कोट है, द नॉलेज इज वर्च्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया आपने? हिंदी में भी लिख लो, इसको समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। कई बार वर्च्यू से कंफ्यूज होता है इंसान। ज्ञान ही सद्गुण है। गुण या सद्गुण जो लिखना है, ज्ञान ही सद्गुण है। इसी चीज को बाद में प्लेटो रिफ्यूट भी करता है। पहले किसी भी फिलॉसफी को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी कि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है।